दर्शकों को वीपी श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, काफी समय से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जो न केवल जिससे न केवल विद्यार्थियों का भला हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो कानून में किसी न किसी रूप से वो या तो वो जुड़े हुए हों या कानून में वो दिलचस्पी रखते हों, वो भी इस वीडियो के माध्यम से या मेरे इस प्रोग्राम के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। इसी उद्देश्य से मैंने एक लीगल एकेडमी स्थापित की है। इस लीगल एकेडमी का नाम है एलीट लीगल एकेडमी। कुछ समय पहले भी मैंने एक जुडिशरी और एपीओ के एग्जाम्स के लिए एक वीडियो स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने अपलोड करी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मैं पहला वीडियो जारी कर रहा हूँ, जो अभी फिलहाल एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से है, और मैं दर्शकों से ये उम्मीद करता हूं कि वो भी मुझे अपने इस कमेंट के साथ अवगत कराएं कि वो किस रूप में इस वीडियो लेक्चर को या मेरे लेक्चर को किस रूप में लेना चाह रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से या एक स्लाइड प्रेजेंटेशन और जिस तरह से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके माध्यम से या किसी और माध्यम से। जो भी हो और जैसा भी हो, मैं एक बात तो ये तय है कि हम और आप किसी न किसी रूप से जुड़े रहेंगे और जुडिशरी और एपीओ के एग्जाम की तैयारी के लिए एक दूसरे का हाथ बढ़ाते रहेंगे और संभलते भी रहेंगे, संभलते भी रहेंगे। तो चलिए एक हम पहले अध्याय की ओर आते हैं और पहले चैप्टर की ओर आते हैं, और मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत इंडियन पेनल कोड से करना चाह रहा हूँ। और ये इंडियन पेनल कोड बेसिकली इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ कि सब्सटेंटिव लॉ का एक पोर्शन है, और सब्सटेंटिव लॉ में एक जरूरत भी है इस चीज को जानने की कि हमारे यहाँ पेनल प्रोविजंस क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या कहता है, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके एक एक्सप्लेनेशन क्लास के लिए या फिर उसके डेफिनेशन क्लास की ओर जाएं। और दर्शकों, मैं डेफिनेशन क्लास को कुछ ज़्यादा ही महत्व इसलिए भी देता हूँ क्योंकि डेफिनेशन क्लास न केवल एक ऐसी की है जिससे कि इंडियन पेनल कोड के सारे दरवाजे खुलते हैं, बल्कि समझ और विकसित करने के लिए और इंडियन पेनल कोड या क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए इस डेफिनेशन क्लास का बहुत ही महत्व है। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि इसकी हम इसको समझें, इसके मतलब को समझें और साथ ही साथ इसकी अप्लीकेबिलिटी को भी समझें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम इस चीज को भी देखते जाएंगे कि डेफिनेशन क्लास है क्या, डेफिनेशन क्या कहती है और उसकी इंडियन पेनल कोड में अप्लीकेबिलिटी कैसे है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडियन पेनल कोड की ओर आते हैं और इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 1 की ओर आते हैं, और ये चैप्टर है जो कि इसके बारे में बताता है कि एक्सटेंट, ऑपरेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो दिस इज द यू कैन से वी कैन गो अहेड विद दिस। और इसमें अगर हम आते हैं तो सेक्शन 1 जो आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहले उभर के आ रहा है वो है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। ये इसकी सीमाएं बताती है, ये सेक्शन 1 इंडियन पेनल कोड की, और इसके बारे में भी बताता है। तो सेक्शन की सीमाएं क्या हैं कि ये सेक्शन क्या बोलता है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सेक्शन पूरे भारत में लागू है, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अभी आपने सुना होगा और प्राय अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 को हटा के और जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में इसको शामिल कर लिया गया, भारत राज्य का एक क्षेत्र विशेष मान लिया गया। तो जब भी हम भारत को एक अपना क्षेत्र विशेष मान लेते हैं और आर्टिकल 370 से जो स्पेशल स्टेटस जम्मू और कश्मीर को दी गई थी, अगर उसको हटा लेते हैं तो अब ये जम्मू और कश्मीर ये भी भारत का एक भाग माना जाएगा। मैंने यहाँ इसलिए लिखा ताकि आपको ये समझ में आए कि पहले क्या लिखा हुआ था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इंडियन पेनल कोड एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। वो कैसे? तो
तो by virtue of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, एक्ट नंबर 34 2019 का। और अगर इसकी अप्लीकेबिलिटी देखें कि ये कब ये अप्लीकेबल हुआ, तो ये अगस्त 2019 को ये अप्लीकेबल हुआ, और इसमें ये जम्मू और कश्मीर को, ये शब्द को ओमिट कर दिया गया। तो इस बाय वर्च्यू ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, दिस वर्ड जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रिपील्ड। तो अब ये पूरे सेक्शन पूरे भारत में, इंडियन पेनल कोड पूरे भारत में लागू होगा। आइए, अगर मुझे इसकी एनालिसिस करनी हो, स्क्रीन पर सामने है आपकी एनालिसिस, और मैं इस एनालिसिस की ओर आए तो मैं ये कुछ फीचर्स हैं इसके एनालिसिस का, मैं क्या कहूँ, बल्कि रादर मैं इसके फीचर्स कहूँ या उसकी विशेषता कहूँ, उसको डिस्क्राइब करना कहूँ, वो क्या है। पहला है कि द इंडियन पेनल कोड 1860 is one of the most comprehensive penal code anywhere in the world। ये इसकी स्पेशल फीचर है। कॉम्प्रिहेंसिव पेनल कोड इसलिए भी है क्योंकि हमारे इंडियन पेनल कोड कोडिफाइड है, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोड। तो इंडियन पेनल कोड कब अप्लीकेबल हुआ, ये ईयर आपको याद रखना है, 1860 में। कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि इंडियन पेनल कोड का ईयर क्या है, आपको याद होना चाहिए। दूसरी इसकी चीजों को अगर हम कहें कि ये कब इन्फोर्स हुआ, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इंडियन पेनल कोड कब इन्फोर्स हुआ, 1860 में तो बना, इन्फोर्स कब हुआ। तो दूसरे फीचर्स के रूप में आप कह सकते हैं, एनालिसिस के रूप में कह सकते हैं, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। तो ये दो चीजें तो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट की हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पेनल कोड है। दूसरी चीज ये 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्स किया गया। अब आते हैं कि जब हम इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो ये भी वर्क के सामने आता है कि आपने देखा कि दी इंडियन पेनल कोड एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। तो साथ ही साथ इंडियन पेनल कोड एक उसकी टेरिटरी भी बताती है, और इस तरह से हम इसकी फीचर्स के रूप में कह सकते हैं कि इंडियन पेनल कोड इज ए टेरिटोरियल लॉ। और जो इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर आपने देखा ही है कि कब कहाँ तक अप्लीकेबल है, इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। अब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अब ये बाय वर्चू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, the word has been repealed and now it extend to the whole of India। और इसके साथ अगर हम देखें तो इसका जो हमने शुरुआत के टॉपिक बताए थे, ये सेक्शन 1 से लेके 5 तक इंडियन पेनल कोड का ये टाइटल, एक्सटेंट, ऑपरेशन एंड जुरिस्डिक्शन इस कोड के बारे में ये डील करती है या इसके बारे में बताती है। तो एक आपको मान के चलें कि अगर हमको ये पढ़ना हो इंडियन पेनल कोड में कि टाइटल, एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ दी कोड और जुरिस्डिक्शन कोड का कहाँ तक होगा, तो हमें ये सारा कुछ पढ़ना होगा 1 से लेके 5 सेक्शन तक। तो जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप ये समझेंगे कि इंडियन पेनल कोड की अप्लीकेबिलिटी, ऑपरेशन और उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। तो जब भी हम इसके एक जुरिस्डिक्शन की बात कहते हों, तो नॉर्मली हमने देखा है कि दो तरह के जुरिस्डिक्शन सामने आते हैं। एक है कि क्या वो भारत के भीतर लागू होगा तब क्या होगा, और भारत के बाहर लागू होगा तब क्या होगा, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। और इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको कहा जा सकता है कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और जब भारत की सीमा के बाहर हो तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो ये दो कंसेप्ट हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के। पहला है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो विद इन इंडिया है, और दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो कि आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। लेकिन जब हम इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या नाम ले रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि जुरिस्डिक्शन है क्या, किसे कहेंगे जुरिस्डिक्शन, और उसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो जब भी कोई एक सॉवरेन स्टेट है, तो सॉवरेनिटी किसी भी स्टेट की तभी समझी जा सकती है जब उसके पास जुडिशियल पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस है।
तो इस तरह के तीनों शक्तियां जब किसी स्टेट के पास होती हैं, सॉवरेन के पास होती हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो स्टेट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं, उसको डिफाइन किस तरह से करें। तो जब भी हम जुरिस्डिक्शन इंडियन पेनल कोड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, उसके जुडिशियल पावर्स की बात कर रहे हैं और कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके पहले फीचर्स के रूप में कि पावर आर अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट टू हियर एंड डिटरमिन ए केस। किसी भी केस को सुनने का, उसको निर्धारण करने का कि अथॉरिटी या उसके पास पावर या प्राधिकार होना चाहिए उस न्यायालय को ऐसे केसेस को सुनने के लिए। दूसरी, जब वो सुनने का अधिकार होगा तो ये भी है कि अपने जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने का अधिकार होगा और साथ ही साथ उस केस को एडजुडिकेट करने का भी अधिकार होगा, यानी उसको निर्धारित करने का, उसको फैसला देने का भी, उसको निर्धारण करने का भी अधिकार होगा। और जब जब ये निर्धारण करने का अधिकार होगा, अपने जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने का अधिकार होगा, तो साथ ही साथ ये भी होगा कि पहले उसके कॉग्निजेंस भी तो होना चाहिए, या ऐसे कोर्ट को पहले उसको सुनने की क्षमता, या क्या उसके कोर्ट में ये सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता है। तो इस तरह से यह तीसरी इसकी फीचर्स के रूप में आता है, बाय टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर्स प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। अगर उसको कॉग्निजेंस की पावर ही नहीं है, तो वो पावर और अथॉरिटी न तो यूज कर पाएगा और न ही जो है एडजुडिकेट कर पाएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जुरिस्डिक्शन का मतलब इस तरह से आपको डिफाइन किया गया है। अब हम ये कहें कि ब्रॉडली अगर ले आए कि जुरिस्डिक्शन कितने तरह के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन दो तरह के हैं। एक है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन और दूसरा है लोकल जुरिस्डिक्शन। इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन क्या है? इसमें यह है कि कोर्ट के पास ऐसे केसेस को ट्राई करने के लिए वो एम्पावर नहीं होती है, इसको हम कहेंगे इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स द कोर्ट इज नॉट इन पावर टू ट्राई द केस। और दूसरा है लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन में एक स्थानीय क्षेत्राधिकार है, यानी विद इन द टेरिटरी या उसकी एक टेरिटरी के रूप में है। तो इट मीन्स द लिमिट ऑफ द एरिया इन विच द कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर। तो ये दो ब्रॉडली अगर कहा जाए जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन और दूसरा है लोकल जुरिस्डिक्शन। तो मेरा ख्याल है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब हुआ। और जब भी हम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं और इंडियन पेनल कोड के संदर्भ में बात करते हैं, लॉ के संदर्भ में बात करते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसकी अथॉरिटी है या नहीं, एडजुकेट करने की पावर है या नहीं, और तीसरा इसको कॉग्निजेंस लेने की पावर है या नहीं। तो ये चीजों को जरूरी है जानना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2 पे आते हैं। तो हमने जैसा आपको पीछे की स्लाइड में आपको बताया है कि जुरिस्डिक्शन दो तरह के हैं, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो अभी हम सेक्शन 2 में जो बात कर की जा रही है उसके बारे में समझने की कोशिश करें, इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द कोड। यानी इसका मतलब है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर कोई ऑफेंस होता है या कोई ऐसा एक्ट और मिशन होता है, तो उसके बारे में क्या व्यवस्था इंडियन पेनल कोड में दी गई है। अब सेक्शन 2 जो कहता है, वो उसका हेडिंग है कि पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अब क्या कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर every act or omission contrary to the provisions of the code which he shall be guilty within India। तो ये दो चीजें जरूरी है इसमें ध्यान पर से पढ़ना। एक तो है एवरी पर्सन, दूसरा है रादर तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एवरी पर्सन और एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, एंड तीसरी चीज है विद इन इंडिया वो ऐसे एक्ट और ओमिशन किया जाए जो कि प्रोहिबिटेड हो। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं जिसको समझना जरूरी है। अब हम इसकी एनालिसिस की ओर आते हैं कि इसकी अगर मुझे एनालिसिस करनी हो तो हम इसकी एनालिसिस जो है वो किस तरह से करेंगे। ये हमने इसकी एनालिसिस की, या इसको मैं कह सकता हूँ कि इसके स्पेशल फीचर्स हैं, या मैंने इसको डिस्क्राइब करने की बात कहें,
तो हम दो चीज़ों से कर सकते हैं। आपने पहले भी देखा, एक सेक्शन 1 भी देखा, सेक्शन 2 में भी देखा। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक्ट और ओमिशन जो होना चाहिए वो कंट्रेरी टू द लॉ होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? कमिट होना चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसको मैंने दो फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि द एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द लॉ मस्ट हैव बीन कमिटेड, नंबर 1। नंबर 2, द एक्ट और ओमिशन कमिटेड विद इन इंडिया। तो ये दो चीजें जरूरी हो जाती हैं इस चीज को समझने के लिए। अब आते हैं कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में क्या क्या चीजें इसमें भारत के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तो आपको पता ही है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं हैं, तो लैंड इसमें इन्वॉल्व होगी, सामुद्रिक क्षेत्राधिकार भी शामिल होगा, और आकाश या नभ भी इसके साथ स्पेस भी शामिल होगा। तो पहली चीज है कि इसका एक्सटेंट या इसका ऑपरेशन कहाँ तक होगा, जहां तक इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगी, यानी लैंड तक इसकी एक्सटेंट होगी। और दूसरा, उसका सामुद्रिक क्षेत्र अधिकार भी होगा, तो कहाँ तक समुद्र की किस सीमा तक है, क्या पूरा समुद्र, हिंद महासागर पूरा, या उसका कुछ भाग, या कहाँ तक। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर हम सी से संबंधित है या सामुद्रिक क्षेत्र अधिकार की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि द पोर्शन ऑफ सी वाशिंग इट्स कोर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी, यानी सामुद्रिक क्षेत्राधिकार वहां तक है जहां जहां सी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी जो है वो मानी जाएगी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, चाहे वो समुद्र के अंदर ही क्यों नहीं या समुद्र के ऊपर ही क्यों न की गई हो। तो ये दूसरी सीमा है। पहली सीमा लैंड की सीमा, और दूसरी सीमा समुद्र की सीमा, जो कि सी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स। और स्पेस, स्पेस में जो लैंड को कवर कर रहा है और जो समुद्र को कवर कर रहा है, उस सीमा के भीतर द होल स्पेस ओवर एंड द एरिया अंडरनेथ दिस टोटल एरिया। तो ये सारी चीजों को अगर हम मान के लैंड, सी और स्पेस को मिलाएं, तो दिस इज कॉल्ड मैरीटाइम टेरिटरी ऑफ ए स्टेट, ये माना जाएगा। अब ये जो 12 नॉटिकल माइल्स की बात कही गई है वो किस तरह से कही गई है, कहाँ ये मेंशन किया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो हम लेके आएंगे कि टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 सेक्शन 3 में ये सारी व्यवस्थाएं, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब तो ये रहा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक की उसकी सीमाएं समुद्र की बता दी गई। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब आगे चल के लोगों ने देखा कि एक हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, और जब हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए तो हमने ये देखा कि ये अपराध ऐसे हों कि अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो क्या इनकी सीमाओं को बढ़ाने की जरूरत हो है या नहीं है। तो ऐसे में इन सीमाओं को बढ़ा दिया गया, और 1977 में ये कह दिया गया कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड किया गया हो और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किया गया हो, तो वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी जो है ये मानी जाएगी कि वहां पे इंडियन पेनल कोड का जुरिस्डिक्शन है। इंडियन क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड होता है वहां तक, टेनेसी कोस्ट से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, प्रोवाइडेड वो ऑफेंस प्रॉपर्टी के रिलेटेड में रिलेशन में किया गया। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द यू कैन से सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब तो ये हमने अपराध की श्रेणी रखी और ये सब चीजें बताया कि ये सारे लोग अपराधी होंगे जो एक्ट और ओमिशन करते हैं, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया किया गया हो। और अगर आप देखें इंडियन पेनल कोड की डेफिनेशन क्लास में अगर आगे जाएंगे और हम देखेंगे तो इंडिया को भी डिफाइन किया गया है और बाकी और सारी चीज़ों को भी डिफाइन किया गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस चीज़ों को भी डेफिनेशन क्लास की ओर हम इसको और भी आगे देख लेंगे। जैसे कि एक्ट और ओमिशन लिखा हुआ है, तो एक्ट और ओमिशन को भी इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। इसको फर्दर ट्यून अप करेंगे जब हम उस सेक्शन की ओर आ जाएंगे, और वहां पे बताने का मतलब आप इसकी एप्लीकेबिलिटी आप यहाँ पे भी कर सकेंगे। तो ऐसे में कुछ जहां हर प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन प्रोविजंस के साथ साथ ये भी रखा गया है, कुछ उसके एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं।
तो ऐसे ही इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 2 में इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, कौन से पर्सन है जो एग्जेम्प्टेड होंगे, जिस पर क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, उसमें अगर बात करें तो स्लाइड आपके सामने है। पहला है फॉरेन सॉवरेन्स, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। एग्जेम्प्टेड है, एम्बेसडर एग्जेम्प्टेड है, एलियन एनिमीज जो ये भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर वो वार से संबंधित नहीं है, युद्ध से संबंधित अगर उनका क्राइम अगर नहीं है और अगर वो उसके अनकनेक्टेड है, तो ऐसे एलियन एनिमीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंडियन पेनल कोड में। अगर वो वार से कनेक्टेड होगा तो वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में होंगे, अदरवाइज नहीं। ये हमें केस के फैक्ट्स पर डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये वार से संबंधित है, कनेक्टेड है या अनकनेक्टेड है। अब आते हैं चौथे कड़ी में, तो जो वारशिप्स हैं, युद्धपोत हैं, वो भी जो है वो एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन से बाहर हैं। लेकिन डील कैसे होंगे, यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से डील होंगे। और लास्टली ये प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये भी एग्जेम्प्टेड है, इंडियन कोर्ट का जुरिसडिक्शन, क्रिमिनल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। और आर्टिकल 361 इंडियन पेनल कोड का अरे सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में बताता है, जिसमें कि वो एग्जम्पशंस उनको दी गई हैं। अब मैं आता हूं कि ये सारी हमने एनालिसिस कर दी, सेक्शन 1 की एनालिसिस कर दी, सेक्शन 2 की एनालिसिस कर दी, और मैं इस पर केस लॉ का अगर हम रेफरेंस दें तो देयर आर 3 केस लॉ। नंबर 1 इज क्राउन वर्सेस इसोप, नंबर 2 इज मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट 857। और तीसरा अगर हम केस की बात करें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज 1965, AIR पेज नंबर सुप्रीम कोर्ट 722। ये 3 केसेस हैं जो कि इसको फर्दर ट्यून अप करते हैं। अगर आप इस केस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इस केस के फैक्ट्स अभी आपको सामने नहीं रख रहा, और मैं चाहता हूं कि इन केस के फैक्ट्स को आप खुद तलाशें और उसको फैक्ट्स को पढ़ें और प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो डिसाइड किया गया उसके आधार पर सेक्शन 1 और 2 को समझने का प्रयास करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी है कि मैं समझूंगा तो मेरे साथी आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज आप भी कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा तो मैं आगे इस वीडियो को और भी बेहतर बनाऊंगा। और अगले वीडियो में अगर आपने नहीं आप पा सके हैं तो अगले वीडियो में इन तीनों केसेस के बारे में इसका जिक्र भी करूंगा कि ये केस क्या थे और उसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या डिसाइड हुआ। अब अभी तो सेक्शन 1 और 2 की शुरुआत है, तो मैंने साथ ही साथ ये 2-3 सवाल भी आपसे पूछ लिए कि मैं चाहता हूं कि मैं केवल एक तरफा ही वीडियो नहीं रहना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ आपकी तरफ से भी कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए। और इस एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। वो क्वेश्चंस, पहला अगर मैं कहूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरी पर्सन। एवरी पर्सन से आपका क्या तात्पर्य है। इज देयर एनी डिफरेंस विद द टर्म एनी पर्सन as mentioned in section 3 of the Indian Penal Code? If yes, what? तो क्या कोई एनी पर्सन शब्द से, जो कि सेक्शन 3 इंडियन पेनल कोड में दिया गया है, उससे एवरी पर्सन का कोई डिफरेंस है? यदि है, हाँ, तो क्या है? इसके बारे में आप लिखें और मुझे बताएं। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज हाई सी। हाई सी किसे कहेंगे? क्या वेदर इट कम्स अंडर द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, क्या ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है? यदि हाँ या ना, जैसा भी है रीजन उसके साथ असाइन कीजिए, मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेदर इंडियन पेनल कोड इज ए टेरिटोरियल लॉ। व्हाट इज योर आंसर, यस और नो? इफ यस, व्हाई इट इज यस? तो इसका भी कारण आप मुझे बताएं। तो ये 3 सवाल आपके सामने हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे बताएं, अपने एक्शन रिएक्शन से मुझे बताएं, लाइक डिसलाइक के माध्यम से, वह पसंद आया या नहीं पसंद आया। क्योंकि जैसे जैसे आपको पसंद आएगा या अपने आप विचार रखेंगे, उसी के आधार पर मैं ये समझूंगा कि ये
वीडियो को किस दिशा में ले जाना है, उसमें क्या चीज़ें इनपुट्स और डालनी है, और अपने वीडियो को कितना बेहतर बनाना है, कैसे बेहतर बनाना है। कंटेंट कैसा लगा ये भी बताएं। अगर आप ये सारी चीज़ों होप है कि मैं उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके सामने जुड़ के, सम्मुख जुड़ते हुए, और आपके रिएक्शन का मुझे इंतजार होगा, आपके लाइक डिसलाइक का भी मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।